हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट कर चुके थे। इसकी जो है सेपरेशन की कई सारी विधियां हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी बच्चों। एक बार उन विधियों को रिवाइज करके जो है आगे की तरफ चैप्टर में बढ़ेंगे। चलिए, तो सब कुछ ही एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सेपरेशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि जब दो पदार्थों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है किसी मिश्रण से। हो सकता है दो पदार्थों का कोई मिश्रण हो और उन्हें क्या किया जाता है, जब अलग किया जाता है तो उसी को सेपरेशन या पृथक्करण कहा जाता है। जैसे कि सामने आपको स्लाइड में इमेजेस दिख रही है, तो कुछ इमेजेस, ये सारी इमेजेस क्या दर्शाती हैं बच्चों? ये सारी इमेजेस जो है हमें सेपरेशन के बारे में दर्शाती हैं। तो इन सब इमेजेस में कहीं ना कहीं जो है सेपरेशन की प्रक्रिया हो रही है। जैसे पहले उसमें देखें तो केतली से भाप को क्या हो रहा है, भाप जो है लिक्विड में बदल रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, संघनन की प्रक्रिया कहलाई जाती है। इमेज 2 में अगर हम यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्रेसिंग की जा रही है, यानी कि डंठल से अनाज को अलग किया जा रहा है। साथ में अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो अनाज है, अनाज से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, उनको अलग किया जा रहा है हवा के माध्यम से। ठीक, तो यही सेपरेशन की विधियां हैं, यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए, तो एक बार थोड़ी सी ये चीज हम रिवाइज कर लेते हैं कि सेपरेशन जो है वो किया क्यों जाता है, ताकि हमें क्या मिल सके। अब कोई पदार्थ है, हम उनको सेपरेट क्यों कर रहे हैं, पृथक क्यों कर रहे हैं उनको? क्योंकि ताकि हमें क्या हो, एक प्योर सैंपल मिल सके। ठीक है, या फिर हमें जो है ऐसा कंपाउंड मिल सके या ऐसा कंपोनेंट मिल सके जिसमें कोई भी हानिकारक अवयव ना हो। ठीक, या फिर ऐसा हमें कंपोनेंट मिल सके जिसमें कोई भी अनावश्यक कंपोनेंट ना हो। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन को करते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां क्या होती है, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी कि जो हमारे पृथक्करण है उसकी विधियां क्या क्या होती हैं। तो अलग अलग विधियां होती हैं। सबसे पहले जैसे कि हस्तचयन की ये विधि है, इसमें हाथों द्वारा इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है। सेकंड, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग के बाद जब अनाज की हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है, उसके बाद जो है उनको सुखा करके डंठल से कैसे अलग किया जाएगा, थ्रेसिंग की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, अब वो जो डंठल आ जाते हैं, अब उन डंठलों में कुछ ना कुछ क्या होती है, इम्प्योरिटीज अभी भी होती हैं, यानी कि अशुद्धियां अभी भी होती हैं। तो उनको जो है विनोइंग के माध्यम से, वो जो उसमें धूल हो सकता है कि डस्ट के पार्टिकल्स हों, या हो सकता है कि जो डंठल हो उसके छोटे छोटे कण हो, तो उनको हटाया जाता है विनोइंग की प्रक्रिया से। उसके बाद आती है हमारी सीविंग की प्रक्रिया। अब वो जो अनाज है जिसको हमने साफ कर लिया था विनोइंग की प्रक्रिया से, उसको जो है क्या करते हैं, उसको जो है चक्की में भेजा जाता है। फिर फ्लावर मिल्स होती हैं, यानी कि आटे की चक्कियां होती है, फिर वहां पर जो है आटा बनता है। फिर उसको हम क्या करते हैं, वो जो आटा बनता है उसको हम छान करके फिर उपयोग करते हैं। तो ये जो छानने की प्रक्रिया है इसे सीविंग कहा जाता है। ठीक, तो ये तीनों प्रक्रिया हमने साथ में पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कि चुंबक द्वारा कैसे जो है पृथक किया जाता है किसी मिश्रण को। तो यहाँ पर आयरन और सल्फर का मिश्रण था, ठीक है, जिसमें आयरन फिलिंग्स थी, या हम कह सकते हैं कि लोहे का बुरादा था। तो उसको जो है हम मैग्नेट की मदद से, यानी कि चुंबक की मदद से हम सेपरेट कर लेते हैं। चुंबक को उसके नजदीक लेकर के जाएंगे, या हम जो ये मिक्सचर है इसके ऊपर जो है हम इसको घुमाएंगे मैग्नेट को, तो जितने भी आयरन फिलिंग्स हैं वो सब मैग्नेट पे चिपक जाएंगी, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और हमें सल्फर का अलग एक मिश्रण मिल जाएगा। फिर बच्चों हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन। अब ये सेडिमेंटेशन की प्रोसेस कैसी प्रोसेस थी, ये अलग अलग कंपोनेंट की डेंसिटी पर बेस्ड थी। ठीक, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो हैवी कंपोनेंट होता है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है, और जो लाइट कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ रहता है।
फिर प्रोसेस आती है हमारी डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर ये एग्जांपल देख पा रहे हैं ऑयल और वाटर का। तो ऑयल और वाटर में से डेंसिटी वाटर की ज्यादा है, ऑयल की कम है, तो ऑयल जो है ऊपर फ्लोट कर रहा है और वाटर जो है वो नीचे क्या हो गया, सेटल हो चुका है। ठीक, फिर इसे जो है दूसरे कंटेनर में पोर किया जा रहा है इस ऑयल को। तो ये भी एक मेथड है सेपरेशन का, तो इसे डिकेंटेशन कहा जाता है। अच्छा, इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं बच्चों। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या है, इसे भी हम डिस्कस कर चुके थे कि ये मिसिबल लिक्विड्स के लिए नहीं होता। मिसिबल लिक्विड्स यानी कि जो लिक्विड्स आपस में अच्छी तरह घुल जाते हैं, उन लिक्विड के लिए ये नहीं होता। ये इमिसिबल लिक्विड्स के लिए होता है, जैसे कि ऑयल और वाटर दोनों क्या है, इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड यानी कि दोनों आपस में नहीं घुलते, दोनों कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पानी और रेत का कोई मिश्रण है, तो ये मिसिबल है या इमिसिबल है। ये इमिसिबल है क्योंकि पानी और रेत आपस में नहीं घुलते। लेकिन नमक और पानी, अगर हम कहें नमक और पानी का कोई मिश्रण है, तो ये कैसा मिश्रण होगा, ये मिसिबल मिश्रण होगा। ठीक, तो इसे हम जो है इस प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते, सिर्फ किसे कर सकते हैं, जो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे। और दूसरी चीज, इस प्रोसेस में जो है थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो है वो कैसी रह जाती है, सेपरेट नहीं हो पाती। इस वजह से कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाते हैं। ठीक, ये इसके डिसएडवांटेजेस है बच्चों। फिर हम पढ़ रहे थे कोएगुलेशन या लोडिंग जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों की जो इम्प्योरिटीज होती हैं यानी कि अशुद्धियां होती हैं, वो इतनी ज्यादा भारी नहीं होती कि वो नीचे सतह पर बैठ जाए, नीचे की तरफ सेटल हो जाए। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक केमिकल डाला जाता है जिस पर सारी अशुद्धियां चिपक जाएं। फिर वो जो केमिकल है वो हैवी हो जाएगा, फिर हमें दो जो मिश्रण है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर हमें इमेज दिखाई दे रही, इमेज में पहले क्या है, जो मिश्रण है वो कैसा है, इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो क्या है, घुली हुई है। ठीक, अब पूरी तरीके से भी नहीं घुली हुई, लेकिन इम्प्योरिटीज क्या है, कुछ हल्की है कुछ भारी है, जिस वजह से वो एक जगह पर सेटल नहीं हो रही। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलम डालते हैं। अब एलम को डालने से क्या होता है बच्चों, एलम को डालने से जितनी भी अशुद्धियां होती हैं या इम्प्योरिटीज होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि धूल के कण होते हैं, वो सारे ही एलम पर चिपक जाते हैं। अब जब वो सारे कण क्या होते हैं, एलम पर चिपक जाते हैं, तो एलम क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, जिस वजह से वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि नीचे सतह पर आ जाएगा। इस तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो जब ये सारी इम्प्योरिटीज एक साथ इकट्ठे होके एक अपना क्या बना देंगे, एक तरह से गोला बना देंगी। ठीक है, एक एक साथ जो है चिपक करके एक साथ आ जाएंगी। ठीक, फिर हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर को जो है हम सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। अब इम्प्योरिटीज अलग हो गई, अब इसमें जो पानी है उसको हमने किसी दूसरे कंटेनर में पोर कर दिया, और इम्प्योरिटीज अलग और पानी अलग। तो ये भी एक मेथड है हमारा सेपरेशन का, इस मेथड द्वारा भी हम सेपरेशन कर सकते हैं बच्चों। फिर हमने पढ़ी थी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया। अब फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया हम ज्यादातर हमने देखा होगा कि जब हम चाय बनाते हैं, ठीक है, तो जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को क्या करते हैं, हम छान करके अपने कप में या ग्लास में लेते हैं। क्यों छान करके, क्यों, क्योंकि उसमें चाय की पत्ती होती है, इलायची या और जो भी चीजें हम चाय बनाते समय डालते हैं। ठीक, तो वो सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उनको हम पी नहीं सकते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक छन्नी का उपयोग करते हैं। और छन्नी के उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास कोई कप है, ठीक है, तो यहाँ ऊपर ये जो छन्नी है ये रखी जाती है। इस छन्नी में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये जो चाय है बच्चों, इस चाय को जब हम यहाँ से पोर करते हैं, ठीक, अब ये जो चाय है, इस चाय को जब हम यहाँ से पोर करते हैं, तो छन्नी के जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो चाय को क्या करते हैं, यानी कि जो लिक्विड है उसको क्या करते हैं, नीचे अलाउ करते हैं। और ये जो पानी है यहाँ से इस छन्नी से पास होकर के, ये जो चाय है इस छन्नी से पास होकर के कप में चली जाती है। ठीक, और कप में चली जाती है, और ये जो छन्नी है यहाँ पर क्या बच जाते हैं, वो जो हमारा रेजिड्यू है, वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ऊपर क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, एक मेथड है सेपरेशन का। और इसे क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, यानी कि
अब ये जो टी पॉट है उसमें से चाय छन करके जा रही है, यानी कि फिल्टर होके जा रही है। ठीक, तो जो चाय नीचे जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे इसे। ठीक, और ये छन्नी क्या है, हमारा एक फिल्टर का काम कर रही है। छन्नी क्या काम कर रही है, फिल्टर का काम कर रही है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक, अब सिंपल इस इमेज में अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारा अर्दनवेयर है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं सिंपली अगर हम कहें एक पॉट है, मिट्टी का घड़ा है। ठीक, तो इसके अंदर जब हमें पानी डालना है तो इसके ऊपर देखो हमने कोई सूती कपड़ा या कोई भी कॉटन वूल का कोई सा भी हमने क्लॉथ यहाँ पर डाल दिया है। ठीक, अब ये कैसा होगा, पोरस होगा, यानी कि इसमें छोटे छोटे छेद होंगे। अब जब हम ऊपर से क्या डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, जिसमें क्या होंगी, हो सकता है इम्प्योरिटीज हो। ठीक, तो जब हम डालते हैं इसमें, पोर करते हैं नीचे की तरफ, तो ये कपड़े के जो छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, उनसे पानी तो अंदर चला जाता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऊपर ऊपर बच जाती हैं। तो ये भी एक मेथड है फिल्ट्रेशन का। अब इसका जो मेन ये डायग्राम है, ये हमारा मेन डायग्राम है, इसे हमें अच्छे से समझना है। ठीक, तो हमने क्या किया, नीचे एक बीकर लिया, जैसे कि ये क्या है, हमारा एक बीकर है, ये कोई सा भी वेसल हम कह सकते हैं, कोई भी वेसल है। अब ये क्या लिया हमने, फनल लिया, फनल, कीप या हम कोन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये फनल कुछ ऐसा इसका शेप होता है। ठीक है, अब इस फनल पे हमने क्या किया, एक फिल्टर पेपर को इस तरीके से इस फनल की शेप दी और यहाँ पर फिल्टर पेपर हमने लगा दिया। ठीक, सिंपल हमने फिल्टर पेपर लगा दिया। अब इस फिल्टर पेपर के ऊपर हम क्या डालते हैं, ऊपर से कोई भी अपना मिक्सचर डालते हैं जिसमें लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड होता है और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड मैटर हम जिसे कहते हैं। ठीक, तो वो जब हम इसमें डालते हैं तो क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि रेत वाला पानी है, कोई पानी है और उसमें रेत के पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो उसको हम घोल करके इसमें डालते हैं, जब क्या होता है, ये जो फिल्टर पेपर है ये सिर्फ क्या करता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है नीचे जाने के लिए। ठीक है, यानी कि जो पानी के जो कण है सिर्फ उनको ये अलाउ करेगा नीचे जाने के लिए, उनको परमिशन देता है कि वो नीचे चले जाएं। लेकिन जो हमारे क्या है, रेत के कण है, उनको ये परमिशन नहीं देता और वो रेत के कण ऊपर ही रह जाते हैं। अब जितना भी पानी है अगर हम इसे थोड़ा देर छोड़ दें तो जितना भी पानी है वो सब कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो उस पानी को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक, और जो मिट्टी के कण है, या हम कह रहे थे कि जो रेत है वो क्या बच जाएगी, ऊपर बच जाएगी, उसे क्या कहा जा रहा है, सॉलिड रेजिड्यू कहा जा रहा है बच्चों। क्या कहा जा रहा है, सॉलिड रेजिड्यू कहा जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा ग्लास फनल है, ये जैसे हम कह रहे थे, ये क्या हमारा फनल है, फनल के अंदर फिल्टर पेपर है और इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है फिल्ट्रेशन की। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपको समझ में आया होगा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। एक बार इसे हम रीड कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम अ लिक्विड, यानी कि किसी लिक्विड से सस्पेंडेड सॉलिड मैटर को क्या करना, सेपरेट करना, पृथक करना, बाय कॉजिंग द लेटर टू पास थ्रू द पोर्स ऑफ सम सब्सटेंसेस कॉल्ड अ फिल्टर। ठीक, एक फिल्टर पेपर की मदद से, द लिक्विड विच हैज पास थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड फिल्टर। और जो लिक्विड जो है फिल्टर के द्वारा पास होता है ना, फिल्टर से नीचे आ रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम फिल्ट्रेट कहते हैं। द फिल्टर में भी, अभी जो फिल्टर है वो क्या हो सकता है, फिल्टर पेपर भी हो सकता है, कोई क्लोथ हो सकता है, कॉटन वुल का हो सकता है, या ग्लास वुल हो सकता है, अनग्लेज्ड अर्दनवेयर हो सकता है, सैंड हो सकता है, और भी कोई पोरस मटेरियल ये हो सकता है बच्चों। ठीक, तो इस प्रकार से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। चलिए, तो ये जो प्रोसेस है ये आपको नोट कर लेनी है, और साथ ही ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये जो मेन डायग्राम है हमारा, ये आपको यहाँ पर बना लेना है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं वाष्पीकरण, यानी कि इवेपोरेशन। अब वाष्पीकरण क्या है, चलिए, तो वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी घुले हुए पदार्थ को उसके विलायक से अलग करने या सांद्रित घोल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी घुले हुए पदार्थ को उसके विलायक से अलग करने या सांद्रित घोल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
ठीक, घोल को गर्म करने से विलायक वाष्पित हो जाता है, जिससे घुला हुआ पदार्थ पीछे रह जाता है। यह विधि का उपयोग समुद्री जल से नमक को अलग करने या प्रयोगशालाओं और उद्योगों में घोल को सांद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब हम कह रहे हैं वाष्पीकरण भी जो है एक सेपरेशन का मेथड है। अब वाष्पीकरण क्या होता है ये तो हमें पता है ना। अब अगर हम एक कमरे में एक गिलास में पानी रख दें, ठीक है बच्चों, अब हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, ठीक है, या हमने एक बीकर में पानी लिया और उसको अपनी लेबोरेटरी में छोड़ दिया। या हम क्लास में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक गिलास में हमने पानी या एक बीकर में पानी लेकर के हमने क्लास में छोड़ दिया, ठीक है। तो आज इसकी क्वांटिटी इतनी है, ठीक है। एक दिन बाद जब हम देखेंगे तो इतना यहाँ से गायब हो जाएगा पानी, इतनी क्वांटिटी बचेगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखेंगे तो यहाँ से ये इतना पानी भी कम हो जाएगा, इतना पानी बचेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखेंगे इतना पानी कम हो जाएगा, नेक्स्ट डे देखेंगे इतना पानी कम हो जाएगा। फिर लास्ट में जो है लास्ट कुछ दिनों बाद जब हम देखेंगे तो सारा पानी गायब हो चुका होगा। अब वो पानी गया कहाँ बच्चों? वो पानी क्या किसी ने पी लिया या किसी ने वो पानी फेंक दिया? वो पानी गया कहाँ? तो वो पानी जो है हम सिंपल भाषा में कहें तो वो पानी क्या हो गया? वाष्प में परिवर्तित हो गया। ठीक, वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो ये प्रोसेस क्या है? वाष्पीकरण। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? वाष्पीकरण कहेंगे। ठीक, चलो, अब वाष्पीकरण की प्रोसेस के बारे में तो हम जानते हैं, सिंपल है कि जो जल है वो क्या हो रहा है? वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। और दूसरी चीज ये है बच्चों की जो वाष्पीकरण है ना, ये क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। जो वाष्पीकरण है तो ये जो पानी है, तो सबसे पहले कौन सा वाला पानी वाष्प में परिवर्तित होगा? ये वाला पानी। फिर उसके बाद जो ऊपर सतह में पानी होगा, है ना, तो हमेशा वही पानी इवेपोरेट होगा जो कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। तो ये जो इवेपोरेशन है या वाष्पीकरण है, ये क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक, अब सरफेस फिनोमिना क्यों है ये हम समझ चुके हैं कि यानी कि जब पानी किसी बीकर में पानी है तो वो इवेपोरेट कैसे होगा? सबसे पहले ऐसा तो नहीं होगा कि जो सबसे नीचे जो पानी है वो सबसे पहले इवेपोरेट होगा, नहीं। इस तरीके से अगर पानी है किसी बीकर में तो ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले सरफेस वाले जो हैं, वो सबसे पहले क्या होंगे? इवेपोरेट होंगे। ठीक, उसके बाद जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे आ जाएंगे, फिर वो इवेपोरेट होंगे। फिर उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, फिर वो इवेपोरेट होकर के वेपर में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इवेपोरेशन तो हम समझ गए, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या समझना है कि इवेपोरेशन की मदद से सेपरेशन कैसे होता है, पृथक्करण कैसे होता है। तो बच्चों उसको भी हम समझते हैं। अब हमने एक बीकर लिया, अब बीकर में हमने क्या लिया? सॉल्ट प्लस वाटर का एक क्या लिया? सॉल्यूशन लिया, यानी कि नमक और जल का एक विलयन लिया। ठीक, अब इस नमक और जल के विलयन को हम अलग कैसे करेंगे? सेपरेट कैसे करेंगे? कैसे किया जाएगा सेपरेट? अब कैसे करेंगे हम सेपरेट? चलिए, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे एक बर्नर। ठीक है, एक लगाएंगे बर्नर। अब बर्नर से निकलेगी आग, ठीक है, और ये पानी क्या होगा? गर्म होने लगेगा। अब धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि इसकी क्या हो रही है? वेपर्स बन रही हैं। ये इवेपोरेट होकर के पानी क्या होने लगेगा? इवेपोरेट होने लगेगा। फिर पानी की क्वांटिटी जो है वो यहाँ बीकर पर क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। ठीक है, अब पानी की क्वांटिटी कम होने लगेगी तो हमें क्या दिखने लगेगा? सॉल्ट दिखने लगेगा। ठीक है, तो जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे सिर्फ क्या बचेगा? इसकी सतह पर सॉल्ट बचेगा बच्चों। ठीक, इसको हम डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम एक प्लेट लगाते हैं। ठीक है, तो ये जालीदार होती है, इसकी मदद से जो है हीट ऊपर जाती है, पानी इवेपोरेट होता है सारा का सारा, और उस वजह से क्या होता है? सॉल्ट जो है हमें धीरे धीरे दिखने लगता है। तो जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्ट को और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसीलिए वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन भी एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है? जिसके द्वारा पृथक्करण किया जाता है। ठीक, अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग दो चीजें हैं, है ना। इवेपोरेट होना और बॉयल करना दोनों क्या है? डिफरेंट है। ठीक, अब इवेपोरेशन में क्या हो रहा था कि अगर हमने किसी बीकर में पानी लिया है तो इसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, है ना। अपने आप ही पानी क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन ये क्या स्लो प्रोसेस है, पानी धीरे 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 इवेपोरेट होगा और सारा पानी खत्म हो जाएगा। ठीक,
अब अगर हम कहें बॉइलिंग की प्रक्रिया क्या है, तो बॉइलिंग में क्या होता है, हम इसे यहाँ से हीट देते हैं, ये हीट जाएगी तो इससे क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। और ये जो वेपर प्रेशर है ना, ये जो वेपर है, तो इन वेपर का जो प्रेशर होगा वो जब 1 atm के बराबर हो जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। उससे पहले तो ये क्या है, वेपराइजेशन ही है, वेपर ही हो रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं बच्चों कि जब इसका वेपर प्रेशर जो है 1 atm के बराबर हो जाता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, अगर हमने सिंपल किसी रूम में बीकर रखा है और उससे पानी अपने आप इवेपोरेट हो रहा है बिना उसे हीट दिए हुए, तो क्या उसे भी बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे हम? नहीं, उसे बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, क्योंकि तब उसका जो वेपर है, वेपर का जो प्रेशर है, वेपर का जो दबाव है, वो जो है हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर नहीं है, एटमॉस्फेयर के दबाव के बराबर, यानी कि 1 atm, या हम कह सकते हैं कि 760 mmHg के बराबर नहीं है। तो 1 atm को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 760 mmHg। तो 760 mmHg के बराबर नहीं है, जिस वजह से जो है उसे क्या कहा जाएगा, वेपराइजेशन ही कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहते। चलो, तो ये तो आप हायर क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वेपराइजेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें यही बात पढ़नी थी कि कैसे हम जो है वाष्पीकरण की विधि से सेपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने सॉल्ट और वाटर का उदाहरण दिया और वही उदाहरण यहाँ पर लिखा भी है। जैसे कि अब देखो, समुद्री जल से नमक को अलग करने या प्रयोगशालाओं और उद्योगों में घोल को सांद्रित करने के लिए किया जाता है। तो मेन आपको याद क्या रखना है, जो समुद्री जल है उसमें से नमक को अलग करने के लिए भी इवेपोरेशन का प्रोसेस किया जाता है। अब क्या किया जाता है, समुद्र से जल है वो एक तरफ इकट्ठा किया जाता है और उसको वहीं छोड़ दिया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, अपने आप ही इवेपोरेट हो जाए। तो जल जब इवेपोरेट हो जाएगा तो नीचे नीचे क्या बच जाएगा बच्चों, सॉल्ट बच जाएगा। ठीक, चलिए, अब इवेपोरेशन कुछ इस तरीके से होता है। देखो, अब यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही हैं, एक तरफ हो रहा है इवेपोरेशन और एक तरफ हो रहा है बॉइलिंग। अब इवेपोरेशन धीरे धीरे हो रहा है और इवेपोरेशन हो कैसा रहा है, देखो यहाँ पर जो तो सतह के जो क्या है मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, पहले इवेपोरेट होंगे। इसीलिए तो हमने कहा कि ये क्या है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो पहले इवेपोरेट होंगे, इसीलिए इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। वहीं बॉइलिंग में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक, चलो, तो जैसे कि नीचे भी हमें इमेज दिख रही है, ये जो वार्म सरफेस है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये वार्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन होने लगेगा। अब ये इवेपोरेशन होता कैसे है, देखो, अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्होंने तो आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ होता है ना। लेकिन जो सबसे ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर हीट गिरती है, जिस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को छोड़ देंगे और किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से इवेपोरेशन का फिनोमिना चलता रहता है और इवेपोरेशन होता रहता है। चलिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी ऐसे पदार्थ को वापस प्राप्त करना चाहते हैं जो घुल गया हो। जैसे कि हमने कहा कि नमक और पानी का सॉल्यूशन है, तो नमक और पानी आपस में घुल गया है। ठीक, अब हम उसे वापस प्राप्त करना चाहते हैं, नमक को या पानी को, दोनों को अगर हम अलग करना चाहते हैं तो हमें ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो इस प्रक्रिया में तरल पदार्थ गर्म करने पर गैसीय रूप में बदल जाता है, सिंपल। जैसे ओशन का सरफेस है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, धूप पड़ रही है तो इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, अब ये इमेज जो है आपको आपकी एनसीईआरटी में भी दिखेगी। अब ये इमेज क्या शो कर रही है कि समुद्र से जो है पानी को अलग अलग करके इस तरीके से रखा जा रहा है। ठीक, अब क्या हो रहा है, इवेपोरेशन के फिनोमेना के कारण, यानी कि इवेपोरेशन के कारण क्या हो रहा है, वो जो पानी है वो सारा क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है और नीचे नीचे क्या बच जा रहा है, नमक बच जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जब इमेज आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पर लिखा भी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो नमक यहाँ पर बन रहा है बच्चों, तो ध्यान से इस इमेज को आप देखिए। चलिए, तो यहाँ पर हमारा होता है वाष्पीकरण समाप्त। तो वाष्पीकरण के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं, कैसे जो है इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए और कैसे ये काम करता है ये भी हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। बाकी डिटेल में बच्चों आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए,
अब दूसरी बात है संघनन क्या है, यानी कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया क्या है। तो आप इस प्रकार देखते हैं सर्दियों में, है ना, जो विंडो का ग्लास होता है या कार होता है, तो कार का ग्लास होता है, उसमें इस तरीके से बूंदे बूंदे आ जाती हैं। अब ये बूंदे कहाँ से आती है, कोई क्या पानी गिराता है सुबह सुबह सर्दियों में? नहीं ना, पानी तो नहीं गिराता। तो इस प्रकार कैसे हो जाता है? तो ये संघनन की प्रक्रिया के वजह से होता है बच्चों। अब ये संघनन की प्रक्रिया क्या है? संघनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पदार्थ की भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था में तरल अवस्था में बदल जाती है। यानी कि जो भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाती है, यानी कि गैस से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में, है ना। सिंपल क्या हो रहा है? गैस से लिक्विड में। अब पर्टिकुलरली यहाँ पर गैस से हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेपर्स के बारे में पढ़ने, यानी कि वेपर से जो वाष्प है, वाष्प से कैसे लिक्विड में परिवर्तित होता है, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए संघनन तब होता है जब हवा में जल वाष्प गैसीय रूप ठंडी सतह के संपर्क में आने पर तरल पानी में बदल जाता है। जब हवा में मौजूद पानी ठंडी सतह के संपर्क में आता है तो यह संघनित होकर पानी की बूंदें बनता है। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर कहा क्या जा रहा है? इसको हमने बहुत बार देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, अगर हमने एक कांच का गिलास लिया है, ठीक, और फ्रिज से ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक या ठंडा ठंडा पानी निकाल करके हमने इस गिलास में भर दिया। अब भरा का है ठंडा पानी, गिलास के अंदर भरा है, ठीक। लेकिन थोड़ा देर बाद ये जो गिलास है, गिलास भी ठंडा हो जाता है ना। फिर थोड़ा देर बाद गिलास के बाहर हमें बूंदे देखने को मिलती है। अब पानी या कोल्ड ड्रिंक तो हमने गिलास के अंदर भरा है, तो गिलास के बाहर जो है ये पानी की बूंदें कहाँ से आ जाती है? या कभी भी हमने फ्रिज से कोई चीज निकाली हो और बाहर रखी हो, तो हम देखते हैं कि वो जो बर्तन है या वेसल है, उसके बाहर से हमें इस तरीके की बूंदें देखने को मिलती हैं। अब ये बूंदें कहाँ से आती हैं, ये बूंदें कैसे हमें देखने को मिलती है? ये संघनन की प्रक्रिया द्वारा हमें देखने को मिलती है। कैसे? अब देखो बच्चों, इसके आसपास ये जो सराउंडिंग है, यहाँ क्या मौजूद है? वायु मौजूद है, ठीक। अब वायु में जल वाष्प भी होती है, ठीक है, जल वाष्प होती है, धुआं, डस्ट पार्टिकल्स, अलग अलग गैसेस होती हैं वायु में, ठीक। अब ये जो जल वाष्प होती है, अब ये गिलास है, तो इसके ये जो बाहर से गिलास क्या हो गया? अब ठंडा हो गया, क्योंकि अंदर से हमने कोई चीज क्या डाली है? ठंडी चीज डाली है, तो बाहर से भी गिलास क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, ठीक। अब ये जो बाहर जो वाटर वेपर है, यानी कि जल वाष्प है, अब वो क्या करती है? इस सतह से जब टकराती है, सतह से जब टकराती है तो क्या हो जाती है? बूंद में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? बूंद में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, ठीक। अब ठीक है, बूंद में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये आपने हमेशा देखा होगा। अब संघनन की परिभाषा क्या है? बच्चों, आज हमने पृथक्करण की विधियों के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने वाष्पीकरण को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। संघनन हमने आज थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि संघनन की प्रक्रिया होती क्या है। अपने आने वाले अगले सेशन में हम संघनन को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो विधियां बच गई हैं इस चैप्टर में, उनको हम क्या करेंगे? आगे अपने आने वाले अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।